Hello, future doctors. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today, our topic of discussion is AIDS. This topic is under the heading of biodiversity. So, without wasting much time, let's start the topic. जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही अहम डिजीज के हवाले से, दैट इज एड्स। और इस डिजीज के ऊपर खास तौर पर हमारे सिलेबस में, यानी कि हमारे एडुटेक्स के सिलेबस में इसको एम्फसाइज किया गया रिगार्डिंग द वायरोलॉजी। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं एड्स, AIDS मींस एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इम्यूनो मींस इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी, और सिंड्रोम, सिंड्रोम और डिजीज ये दो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं। डिजीज में आमतौर पर एक वाज़े रीजन का पता होता है, द कॉज बिहाइंड द सिम्टम्स, और आमतौर पर उसमें एक ऑर्गन इफेक्ट होता है आमतौर पर, ठीक है, और उससे फिर उसी ऑर्गन से रिलेटेड जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लाइक गैस्ट्राइटिस, लाइक ब्रोंकाइटिस, लाइक लेरिंजाइटिस, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रीजन का पता ना हो और बहुत मोर देन वन ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाए डिजीज कंडीशन में, डिसऑर्डर्ड कंडीशन में, और फिर सबके मिले जुले सिम्टम्स आ रहे हों, सो दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। मतलब जिसमें एक से ज्यादा जब ऑर्गन होंगे तो जो जो ऑर्गन या टिश्यू इफेक्ट हो रहा है उन सब के मिले जुले सिम्टम्स आते हैं। सो दैट वेरी कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड, और डिसऑर्डर स्टेट इज कॉल्ड सिंड्रोम। तो जो एड्स है ये मल्टीपल ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छा थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से इसकी बात करें कि एड्स इट वाज रिपोर्टेड, यानी पहली दफा कब रिपोर्ट हुई, इन 1980s में, बाय सम फिजिशियंस इन अ ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल मेल्स, कोमेलूथ, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। तो ये एक ग्रुप था यंग होमोसेक्सुअल मेल्स, जिनको गेज कहा जाता है। उनके अंदर ये जो बीमारी है ये दरियाफ्त हुई, डिस्कवर हुई, रिपोर्ट हुई, फिर इसके ऊपर काम शुरू हुआ। तो 1984 में इसके ऊपर दो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स उन्होंने मिलकर के काम किया। एक का नाम है पेस्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दोनों ने मिलकर के जो है इस डिजीज के ऊपर काम किया, और 1984 के अंदर द एजेंट रिस्पॉन्सिबल, जो इस बीमारी के लिए जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट है, उसको डिस्कवर कर लिया, ठीक है, और आइडेंटिफाई कर लिया गया। फिर 1986 में इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, दैट इज ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, इन्होंने 1986 के अंदर आफ्टर 1984 इस जो एजेंट, यानी कि जो वायरस रिस्पॉन्सिबल था इस डिजीज के लिए, उसको नाम दिया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, मींस HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर? तो जो उनके अंदर, अच्छा बाद में पहली दफा तो खैर ये उन गेस के अंदर, यानी होमोसेक्सुअल मेल्स के अंदर ये डिस्कवर हुई डिजीज। बाद में फिर नॉन होमोसेक्सुअल्स में भी ये डिजीज डिस्कवर होने लगी। तो वहां पर फिर जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि दे वर गिवन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जो ब्लड प्रोडक्ट्स उनको इंजेक्ट किए गए थे, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी गई थी, दैट वाज अफेक्टेड विद एड्स, द पर्सन वर अफेक्टेड विद एड्स। तो फिर बाद में नॉन होमोसेक्सुअल्स के अंदर भी ये डिजीज जो है वो मिली। आइए चलते हैं कुछ इसकी अलामात की तरफ, सिम्टम्स की तरफ। वो सिम्टम्स जिससे ये लोग प्रेजेंट किए, जिन्होंने, इन लोगों के अंदर सिम्टम्स तो खैर काफी ज्यादा थे, लेकिन जो कॉमन सिम्टम है, जो मेजर सिम्टम थे, जिसके साथ इस ग्रुप ऑफ होमोसेक्सुअल मेल्स ने प्रेजेंट किया और आमतौर पर जो एड्स में पाए जाते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक है जी वेस्कुलर कैंसर। वेस्कुलर का मतलब रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। कैंसर की जितने भी अकसाम हैं उनमें, यानी कि बहुत सारे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, और ओवेरियन कैंसर, और यूट्राइन कैंसर, और टेस्टिकुलर का कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं, ठीक है, और ब्रेन कैंसर। लेकिन वेस्कुलर कैंसर इन तमाम कैंसर्स में बहुत रेयर है, ठीक है, जो कि इन लोगों को हुआ। स्वेयर निमोनिया, निमोनिया आप जानते हैं, दैट इज द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। जब लंग्स इन्फेक्ट हो जाते हैं और इनमें जो है वो मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया और या वायरसेस जो है वो एल्वुलाई को इफेक्ट करते हैं, तो एल्वुलाई वहां पर पस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है लंग्स के अंदर, और वो जब सीवियर कंडीशन हो तो फिर वो जो एल्वुलाई होते हैं वो काफी हद तक उस पस मटेरियल से जब भर जाएंगे, इस तरह से पस उसको कवर कर देगी, तो एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज कम पड़ जाएगा। सो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है, ठीक है, निमोनिया। और फिर स्वॉलन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स यू नो, चैप्टर नंबर 14, द सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें पढ़ाया गया। तो ये यहाँ पर जैसे टॉन्सिल्स हमारे नेक के अंदर, और हमारे यहाँ पर इस जगह के ऊपर, और देयर आल्सो प्रेजेंट इन द एक्सिला एंड इन द ग्रॉइन, हमारे इन रीजन्स में ये मैसेज हैं कनेक्टिव टिश्यू के, उनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हम देते होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। तो वो स्वॉलन थे, स्वॉलन।
स्वॉलन क्यों थे? क्योंकि वहां से जब वो फिल्टर होकर के निकल रहा होता है लिम्फ, तो वहां पर उसके अंदर ये वायरस भी मौजूद है, तो वो उनका भी इन्फेक्शन हो जाता है। क्लियर? सो दैट इज व्हाई दे बिकम स्वॉलन। एंड सडन वेट लॉस, सडन वेट लॉस, एक तो यह है कि आप खाना पीना छोड़ दें, कोई बीमार हो जाए तो कोई एक लंबे अरसे तक बीमार रहें, 10 दिन 15 दिन अगर कोई शख्स बीमार है तो फिर कोई 1 आध kg वेट कम हो गया। लेकिन सडन वेट लॉस, आज अगर मेरा वेट 80 kg है, तो विद इन अ वीक इफ आई खुदा ना खास्ता मैं लूज कर चूं अबाउट 10 kg विदाउट एनी रीजन, मतलब मैं कोई डाइट नहीं कर रहा, मैं अपना वेट कम नहीं कर रहा, लेकिन बीमार पड़ने की वजह से ऐसा हो जाए, दैट इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। सडन वेट लॉस, अचानक से वजन का गिर जाना, ये एहतियात बरतनी चाहिए इसमें, वक्तन फवक्तन वेट करवाते रहना चाहिए। तो इन लोगों का सडन वेट लॉस हुआ। एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन, उनको बार बार खांसी, नजला जुकाम, इस तरह की जिस तरह की जो कॉमन जो बीमारियां होती हैं वो हो रही थी। ठीक है, सो किस वजह से? बिकॉज ऑफ जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। और ये जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन क्यों हुआ है डियर स्टूडेंट, पहले इसके बारे में बताता चलूं कि जो एजेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज HIV, ये जाकर के अटैक करता है टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को, लिम्फोसाइट्स। अब इसकी कहानी कुछ इस तरह से, आपको पता ना ब्लड की कंपोजिशन की चैप्टर नंबर 14 में ब्लड के दो कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, 55% प्लाज्मा, 45% ब्लड सेल्स। ब्लड सेल आगे तीन तरह के, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब जो ल्यूकोसाइट्स है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, दैट इज अवर इम्यूनिटी, दैट इज अवर टोटल इम्यूनिटी, ये हमारी कुव्वत मुदाफियत है। सो व्हाइट ब्लड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, इट इज डिवाइडेड टू कैटेगरीज, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। और जो ग्रेनुलोसाइट्स है वो फर्दर आगे तीन तरह की हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स वो फर्दर आगे दो तरह के हैं, द लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स आगे दो तरह के, द बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स आगे मुख्तलिफ तरह के, जिसमें टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक एंड द नेचुरल किलर सेल्स। तो उसमें जो टी हेल्पर सेल्स हैं, इनको हम CD4 सेल्स भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड CD4 सेल्स। क्लियर? क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। तो इन सेल्स को, ये सेल हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, दैट इज द मास्टर की। ये हमारे पूरे इम्यून सिस्टम की मास्टर की है। जब भी कोई इंफेक्शन होता है तो इसकी ये जो टी हेल्पर सेल है, इसकी जिम्मेदारी है कि ये उसकी जो इन्फेक्शन उसको डील करे। भाई न्यूट्रोफिल तुम वहां पे जाओ, इओसिनोफिल तुम वहां पर जाओ, मतलब कि जैसे जैसे इन्फेक्शन होगा, जिस तरह का इन्फेक्शन होगा, तो ये भाई साहब पकड़ते ही इसी को हैं। यानी कि जो मास्टर है, जो मेन की है हमारे इम्यून सिस्टम की, पकड़ता ही इसको है। जब ये पकड़ा गया तो अब वो किसी की ड्यूटी नहीं लग सकती। कोई वायरस आ रहा है, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो कोई नहीं रिस्पॉन्स नहीं, सब सोए पड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से आहिस्ता 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 क्या होगा कि इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा, और फिर हर तरह के एक नॉर्मल सा भी जो कोई इंफेक्शन होगा वो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम डंप हो चुका होता है, शटर हो चुका होता है, वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट गोस ऑन। जहां तक बात है ट्रांसमिशन की, तो डियर स्टूडेंट्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज चैप्टर नंबर 18 आपको याद होगा, उसमें एड्स का जिक्र है। ठीक है, उनमें सिफिलिस, गोनोरिया एंड जेनिटल हर्पीस के अलावा एड्स भी, इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी एक को हो, ठीक है, और इफ दे आर हैविंग इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट, मींस के बगैर किसी फिजिकल बैरियर के अगर किसी से जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट रखा जाए, लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन हस्बैंड एंड अ वाइफ, अगर वाइफ को है या फिर लेट्स सपोज के हस्बैंड को है, तो इफ द हस्बैंड इज नॉट यूजिंग द फिजिकल बैरियर, सो उससे जो हस्बैंड है उससे वाइफ को हो जाएगा। अगर वो उससे प्रेग्नेंट हो जाती है तो ड्यूरिंग डिलीवरी वो मां से बच्चे को हो जाएगा ड्यूरिंग द बर्थ कैनाल, क्योंकि ये जो वायरस है ये बॉडी फ्लूइड्स में सिक्रेट होता है। बॉडी फ्लूइड्स जैसे कि ब्लड एंड द सीरम एंड द सिलाइवा एंड द मिल्क, ठीक है, ये जो बॉडी फ्लूइड्स है हमारे, टीयर्स, इनमें सिक्रेट होता है, तो ये डेंजरस हो सकता है। तो पहली चीज तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट, इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट। और इसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो अनस्क्रीन्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैं उसके जरिए हो सकता है। तो पुराने वक्तों में क्या किया जाता था कि सिर्फ अगर मुझको जरूरत है बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव मैच किया और लगा दिया, चढ़ा दिया उसको, लेकिन उसमें स्क्रीनिंग नहीं की जाती थी ब्लड की, कि जो ब्लड के जरिए बीमारियां फैल सकती हैं उनकी स्क्रीनिंग नहीं की जाती थी। लेकिन अब तो खैर हो सकती है, तो अब उसको ना सिर्फ ब्लड ग्रुप को मैच किया जाता है, बल्कि साथ में उसके ब्लड की स्क्रीनिंग की जाती है ऐसी बीमारियों के से कि जो ब्लड के जरिए फैल सकती हैं। अगर ऐसी कोई डिजीज निकल जाए तो वो ब्लड जो है वो ऐसे पर्सन को डोनेट नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो इस तरह से बहुत फैला ये ब्रेस्ट फीडिंग का मैंने बता दिया आपको, ठीक है, क्योंकि ये मिल्क जो है ये बॉडी फ्लूइड है। तो माँ जब अगर माँ को एड्स है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस बच्चे से माँ से बच्चे को पहुंचेगा। और यूजिंग इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब सर्जरी करने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, और इमरजेंसी में पता चला कि एक और बाहर साहब जो है वो जाने के लाले पड़े हुए हैं, और वो बाहर बेड पे पड़े, ऑपरेशन थिएटर पे पड़े हुए हैं, और इधर से फौरन जो है वहां से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट उठाए और वहां पर बगैर स्टरलाइज किए वो उस पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। और अगर वो खुदा ना खासा जिसके ऊपर पहले ऑपरेट किया है, जिसकी सर्जरी कर रहे थे, अगर वो एड्स से सफर कर रहा हुआ, तो अब जिसको करने जा रहे हैं उसको भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से, या इन्फेक्टेड सिरिंजेस,
जैसे कि और इन्फेक्टेड जो रेजर्स होते हैं, खासतौर पर मर्द हजरात ज़हन में रखिएगा, ठीक है बॉयज़, खासतौर पर आप लोग भी आप जाते हैं बार्बर के पास, ठीक है, शेव करवाने, कटिंग करवाने, खासतौर पर जब शेव करवाने जाते हैं या खत करवाने जाते हैं, तो मेक श्योर बार-बार कह रहा हूं कि मेक श्योर कि वो भाई साहब, जो बार्बर साहब है, वो रेजर नया इस्तेमाल करें। नहीं तो कम से कम जो वो उस तरह का जो ब्लेड है, वो नया इस्तेमाल करें, उसको डेटॉल से अच्छी तरह साफ करवा लें। क्योंकि जब रेजर स्किन के ऊपर फिरता है तो ऊपर से हमारी जो डेड लेयर होती है स्किन की, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको उतार देता है। और अगर उसके जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी स्किन के अंदर वो, यानी कि उसके बॉडी के अंदर वो वायरस हुआ, एचआईवी, तो उस रेजर के साथ लग जाएगा। और अगर आप भी उससे उसी रेजर से शेव करवा रहे हैं बगैर ब्लेड उतरवाए या नया नया रेजर लगवाए, तो क्या हो सकता है कि जब आपकी स्किन छिलेगी, आपके ऊपर से भी वो जब उतरेगा डेड स्किन, तो उसमें वो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, सो बी केयरफुल। हेपेटाइटिस इस तरह से बहुत फैला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और इस तरह से ये रेजर्स के जरिए। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम मदर टू द चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस, सो दीज आर सर्टेन वेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। अब आता है सर इसके कॉजेटिव एजेंट। सो कॉजेटिव एजेंट मैंने बताया कि 1986 में उसको उसका नाम रख दिया गया था एचआईवी बाय द इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, दैट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अच्छा डियर स्टूडेंट, मजे की बात बताऊं कि ये जो एचआईवी है, ये बेसिकली आया है एसआईवी से, दैट इज सेमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अरे ये भाई साहब कहां से आए वाला? ये भाई साहब आए हैं फ्रॉम द मंकीज। अफ्रीका के जंगलों में खास किस्म का बंदर है, एक मंकी है, उसके अंदर ये उसका वो उसके लिए रिजर्व है वहां पर। इनफैक्ट वो मल्टीप्लाई भी करता है, और लेकिन उन बंदरों को, उन मंकीज को ये एड्स नहीं कॉज करता। और यही फिर जब इंसानों में ट्रांसफर होता है तो ये एसआईवी, इट इज कन्वर्टेड इनटू एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इससे ये साबित हुआ कि जब ये इंसानों में आ जाता है तो इंसानों को ही डिजीज कॉज कर रहा है, मतलब कि ये होस्ट स्पेसिफिक है। क्लियर? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने रखा। इसका डायमीटर याद रखिएगा, ये तो स्फेरिकल है, देख सकते हैं, इट इज स्फेरिकल एंड 100 नैनोमीटर इन डायमीटर आमतौर पर। ठीक है, अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। वैसे तो बाजू का रेंज भी बताई जाती है 80 टू 120, लेकिन ऑन एन एवरेज इट इज 100 नैनोमीटर इन डायमीटर एज पर आवर बुक। और फिर इसके ऊपर देखें तो ये जरा स्ट्रक्चर है, जरा इसको देख लेते हैं। तो सबसे अंदर देखें, ये आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नजर आ रहा है। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड्स हैं। कितने स्ट्रैंड्स हैं? दो स्ट्रैंड्स हैं आरएनए की। ये आरएनए वायरस है बिकॉज इट इज अ रिट्रोवायरस, और ये इसके पास मौजूद हैं दो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस, और इट इज एनक्लोज्ड इन कैप्सिड। ठीक है, ये छोटे छोटे कैप्सोमियर्स, और इनसे मिलकर के क्या बना? कैप्सिड। तो ये कैप्सिड किसका है? दिस इज कैप्सिड ऑफ एचआईवी। ठीक है, और फिर इसके ऊपर एक मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं, ये जो आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है, दिस आर मैट्रिक्स प्रोटीन्स। और मैट्रिक्स प्रोटीन्स के फिर बाहर एनवेलप मौजूद है। ठीक है, अब ये जो एनवेलप है, जो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये लिपिड बायलेयर है, दो लेयर से मिलकर बना हुआ है, इट इज लिपिड बायलेयर। और ये एनवेलप कहां से लगता है? अपने होस्ट से लगता है। ठीक है, एंड इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स है, याद रखना है। डिराइव कहां से हुआ है? होस्ट की मेम्ब्रेन से। अब इसके ऊपर देखें जरा, इसके ऊपर स्पाइक्स है, इनको कहा जाता है एनवेलप स्पाइक्स। इसमें दो कोड्स नजर आ रहे हैं आपको, एक GP120 और एक है GP41। जीपी स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो स्पाइक है, ये जो बाहर वाला है, ये ऊपर, ये बाहर वाला, ये कहलाता है आउटर ग्लाइकोप्रोटीन 120, और जो मेम्ब्रेन के अंदर है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41। इसकी क्या जरूरत है? जो बाहर GP120 है, इट इज नीडेड फॉर द अटैचमेंट टू द रिसेप्टर ऑन द होस्ट। होस्ट में जहां रिसेप्टर होगा वहां पर अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। और जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, ठीक है, यानी कि जो सा GP41 है, इट इज क्रिटिकल फॉर सेल फ्यूजन प्रोसेस। जब फ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है विद द होस्ट, तो उस वक्त ये अहम है, उसका रोल प्ले करता है। ठीक है, और फिर ये कैप्सिड, कैप्सिड के हवाले से याद रखना है, इट इज समवट कॉनिकल इन शेप। ठीक है, इट इज समवट कॉनिकल इन शेप, हैविंग कैप्सोमियर्स, ये बता दिया, दीज आर द कैप्सोमियर्स। और उसके अंदर मौजूद है वायरल कोर। अच्छा, याद रखना, मैंने यहां पर लिखा भी, आरएनए के अंदर क्या है? वायरल कोर। सो वायरल कोर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? दो आरएनए स्ट्रैंड्स और तीन एंजाइम्स, तीन डिफरेंट एंजाइम्स हैं। कौन कौन से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए को कन्वर्ट करता है इनटू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर? और जिस भी वायरस के पास ये एंजाइम हो, उस वायरस को हम कहते हैं रिट्रो वायरस और रेट्रो वायरस। क्लियर? और ये वायरसेस को, रेट्रो वायरसेस को ऑनको वायरसेस भी कहा जाता है, और इनको ट्यूमर वायरसेस भी कहा जाता है, ट्यूमर वायरस। क्लियर? रेट्रो वायरसेस को। दूसरा एंजाइम इसके अंदर है इंटेग्रेज। ठीक है, इंटेग्रेज, हम यहां पे क्वांटिटी की बात नहीं करें, हम टाइप्स की बात करें। तीन तरह के एंजाइम्स हैं इसके पास। दूसरा एंजाइम है इंटेग्रेज। इंटेग्रेज का क्या काम है? इट इनकॉर्पोरेट्स वायरल डीएनए इनटू द होस्ट। ये होस्ट के अंदर वायरल डीएनए को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है, इंटेग्रेट करने में हेल्प करता है। और प्रोटीएज, जो बड़ी प्रोटीन्स होती हैं, लार्ज प्रोटीन्स,
ब्रेक्स उनको उनका उनका ब्रेक डाउन करता है. इट ब्रेक्स द लार्ज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ऑफ द होस्ट. ये 3 एंजाइम इसके अंदर मौजूद हैं. क्लियर? और इसकी मेन साइट ऑफ कौन सा सेल है जिसको ये इफेक्ट करता है? टी हेल्पर सेल. अच्छा, होस्ट सेल में जाएगा. ठीक है, होस्ट सेल में जब ये एंटर, क्योंकि ये एनिमल वायरस है, ठीक है, एचआईवी, तो किस प्रोसेस के जरिए जाएगा? ये प्रोसेस आपने नोट करना है. थ्रू एंडोसाइटोसिस. वो प्रोसेस कौन सा है? एंडोसाइटोसिस. इसके जरिए ये होस्ट की मेम्ब्रेन के अंदर शामिल होगा. Hope so, dear students. Today's topic is clear to all of you. If you have any query related to this topic, please comment. We will reply you soon. One important thing is that the test of this topic will be in next video. Must attempt the text for best preparation. Goodbye. See you in next video.